मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म होता क्या है? तो इसमें वर्ड्स आता है मैग्नेट। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेटिज्म क्या है कि मैग्नेट का तो जो इसका बिहेवियर है उसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले हम मैग्नेट के बारे में पता करना चाहिए कि भाई मैग्नेट होता क्या है। तो इन जनरल अगर हम मैग्नेट देखते हैं तो सबसे पहले हमें पता है कि बहुत साल पहले मैग्नेट किसे कहा जाता था। तो जो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, जो घोड़े होते हैं हॉर्स, उसकी जो नाल आकार के सबसे स्टार्टिंग में मैग्नेट मिला था, वो घोड़े की नाल के आकार का था, वो स्टार्टिंग में था, मतलब उसे हम मैग्नेट कहते थे। और जनरल में हम मैग्नेट की डेफिनेशन क्या देते हैं कि कोई ऐसा मटेरियल या ऑब्जेक्ट जो अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता हो, तो उसे हम मैग्नेट कहते हैं। सिंपल जनरल में कि भाई मैग्नेट किसे कहा जाता है। तो अगर हम कोई मटेरियल लेते हैं और दूसरे मेटल को वो अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो हम उस मटेरियल को मैग्नेट कहते हैं। वो उसके सिंपल डेफिनेशन है। अभी हम कई सारे मेटल मतलब मटेरियल हमारे सामने रखे हुए हो, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो मैग्नेटिक मटेरियल है या नहीं है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा। तो उसके उसे जानने के लिए उसकी कोई प्रॉपर्टी होगी, तो हमें प्रॉपर्टी के मालूम होना चाहिए कि भाई इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो वो प्रॉपर्टी को क्या वो कहा जाता है? प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो अभी मैग्नेटिक मोमेंट जिस पदार्थ में होगी, जो मेटल में होगी, उसे हम मैग्नेट कहेंगे। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो मैग्नेट में मैग्नेटिक मोमेंट है या नहीं है? तो उसे पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी मेटल है उसे हमें मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में उस मेटल को रखने के बाद में पता चल जाएगा वो मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा। और वो मैग्नेटिक बिहेवियर किस टाइप के दिखाएगा, उस हिसाब से उसके 3 टाइप लेते हैं हम लोग। एक होता है डायमैग्नेटिक, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक और तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक। इन 3 टाइप के मैग्नेट होते हैं। वो कैसे पता चलते हैं? मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से। अभी हमें ये स्टार्ट करने से पहले जो नेसेसरी टर्म्स होते हैं, जो हमें पता होने चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो वो क्या होता है कि व्हाट इज़ मैग्नेट। तो मैग्नेट का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। फिर होता है व्हाट इज़ मैग्नेटाइजेशन, व्हाट इज़ करंट लूप, व्हाट इज़ मैग्नेटिक मोमेंट, वो भी मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज़ बी, व्हाट इज़ एम एंड व्हाट इज़ एच, व्हाट इज़ ससेप्टिबिलिटी, व्हाट इज़ परमिएबिलिटी। ये सब का मीनिंग कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको क्यों, इसका क्या डेफिनेशन है, वो हमें पता होना चाहिए। तो अभी हम वो सबका आंसर देखेंगे कि भाई इसको क्या कहा जाता है। सर चेंज द स्लाइड। हाँ, अभी यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज आंसर दिए गए हैं। मैग्नेट का मैंने बता दिया है कि अ मैग्नेट इज अ पीस ऑफ मेटल विथ अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू अनदर मेटल ऑब्जेक्ट। वो मैंने आपको क्लेरिफाई पहले से कर दिया। और जो मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होता है कि जो अट्रैक्शन दूसरे मेटल से हो रहा है, जो अट्रैक्शन की प्रोसेस है पूरी जो है, उसे वो अट्रैक्शन को ही हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं बेसिक लैंग्वेज में, अगर हम सिंपल पूछा जाए। अभी करंट लूप, जो हमें पता होना चाहिए कि करंट लूप होता क्या है, वो क्रिएट कैसे होता है। तो करंट लूप की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ अ चार्ज इज नोन एज अ करंट एंड दिस ऑर्बिटल पाथ नोन एज अ करंट लूप। अभी वो कैसे होगा? हमें पता है कोई भी एटम है वो किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से। अभी हम न्यूक्लियस को सेंटर में रखेंगे तो हमें सिंपल क्लासिकली पता ही है कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके आसपास ऑर्बिटली पाथ पे मोशन करता है। तो जो उसका जो मोशन होता है वो करंट इंड्यूस करता है। जैसे उसकी स्पीड होगी चार्ज की, इलेक्ट्रॉन की, जो पाथ बनेगा पूरा सर्कल में, उसे हम करंट कहते हैं। और हमें वो भी पता है कि करंट और इलेक्ट्रॉन दोनों ऑपोजिट वर्क करते हैं। यानी कि अगर क्लॉकवाइज हम लेंगे चार्ज की मोशन, तो जो करंट की मोशन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे हम चार्ज का मोशन, तो करंट का मोशन होगा क्लॉकवाइज होगा। और जो पूरा पाथ बनेगा उसे हम करंट लूप कहेंगे। अब हम लोगों को जो 10th में भी पढ़ाया गया था, जो रूल्स होते हैं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और सिंपल राइट हैंड रूल, जिससे हमें पता चल सकता है कि भाई करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी और फोर्स किस तरफ लगेगा, या जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी। तो यहाँ पे पूरा हमने डिफाइन किया हुआ है कि वो जो फ्लेमिंग रूल होता है उसमें जो थंब होता है वो फोर्स इंडिकेट करता है,
फिर जो फर्स्ट फिंगर होती है वो मैग्नेटिक जो हम फील्ड अप्लाई करते हैं वो इंडिकेट करता है, और बाद में जो लास्ट वाली होती है वो इंडिकेट करती है करंट की डायरेक्शन। वो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। और अभी हमें जो बी, एच और एम है, तो एच क्या होता है मैग्नेटाइजेशन, और बी हम क्या लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। लेकिन एम और एच, एम क्या होता है मैग्नेटाइजेशन, और एच क्या होता है कि जो हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देते हैं उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो ये दोनों में क्या होता है कि जो हम मैग्नेटिक फील्ड देते हैं एच जो स्ट्रेंथ होती है, कोई भी मटेरियल ले लो उस पे हम मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइजेशन होता है, उसमें मैग्नेट होने की जो बिहेवियर है वो कितना है, वो जो इंडिकेट करता है उसे हम एच कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। उसकी स्ट्रेंथ बोलते हैं कि इसकी मैग्नेटाइजेशन स्ट्रेंथ कितनी है मैग्नेटिक फील्ड में, उसे हम एच से इंडिकेट करते हैं। बाद में हम लेते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो वो क्या होता है द रेशियो ऑफ द मैग्नेटाइजेशन विद इन द मटेरियल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसे हम जीटा जो एक्स की तरह होता है उससे हम इंडिकेट करते हैं एम बाय एच। और वो क्या डिस्क्राइब करती है, इट्स डिस्क्राइब रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैंने ऑलरेडी बताया कि हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में जो मटेरियल में जो चेंजेस होता है उससे हम डिस्क्राइब सकते हैं, और वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। अभी लास्ट है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो वो क्या होता है, इट इज द कांस्टेंट इन द प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इसका यूनिट क्या होता है एच बाई एम, हेनरी पर मीटर। ओके, मैग्नेटिक इंडक्शन हम लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है बी इज इक्वल टू फाइव बाई ए फ्लक्स। तो फाइव इज इक्वल टू बी इंटू ए, वो सिंपल उसका इक्वेशन है। सर चेंज दिस स्लाइड। अभी जो मैंने बताया कि हमें जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उससे हमें मैग्नेट के पदार्थ कोई मैग्नेट है या नहीं वो पता चलता है। तो उसके कितने टाइप होते हैं, तीन टाइप होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा मटेरियल कौन सा है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है। तो उसके हिसाब से हमें पहले वो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन हम लोग लेते हैं, अगर हम कोई मैग्नेट लेते हैं तो मैग्नेट को हम मैग्नेटिक मोमेंट हो तभी मैग्नेट बोलते हैं। और उसका क्या होता है वो ऑब्वियसली डायपोल उसमें होगा कि भाई उसके दो एंड हो गए। तो वो कैसे होता है वो हमें सीखना है। तो हमने ऑलरेडी डेफिनेशन देख ली करंट लूप कि करंट लूप क्रिएट कैसे होता है। फिर हम करंट लूप लेंगे तो उसमें हम फ्लेमिंग का रूल यूज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी। जस्ट एग्जांपल फॉर, अगर हम जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज क्लॉकवाइज लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो क्लॉकवाइज है, तो सिंपल हमें पता ही है। तो करंट का मोशन कौन सा होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जो लूप होगा वो उस करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो क्लॉकवाइज होगा। तो अभी हम अगर हम थंब रूल यूज करेंगे तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इनर साइड होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लूप से परपेंडिकुलर होगा बाहर की, आउटर साइड। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनर से आउटर साइड जाएगा। सिंपल पता चल गया। तो उस हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट उसकी किस तरफ बनेगी, आउटर साइड बनेगी। वैसे ही अगर हम उसे उसके ऑपोजिट साइड में देखें तो तभी अगर हम वो इंडिकेट करें जब इलेक्ट्रॉन जो है उसे हम एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लेते हैं, तो ऑब्वियसली करंट हो जाएगा क्लॉकवाइज मोशन। और उसमें अगर हम थंब रूल यूज करेंगे तो तभी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, नीचे हो जाएगी उसके ऑपोजिट साइड। तो हमें ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन मिल जाएगी। और अभी हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं जो यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है कि भाई इलेक्ट्रॉन से जो एटम होता है बनता है। तो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है हाफ स्पिन, मतलब वो हाफ है वो क्लॉकवाइज मोशन करेगा और हाफ एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगा। अगर हम एब्सेंस में भी कोई मटेरियल लेते हैं तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एक हाफ क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो और उसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी कौन सी होगी, एक में होगी पॉजिटिव साइड अपर साइड और दूसरे में मैग्नेटिक मोमेंटम होगी लोअर साइड। तो दोनों में हम उसका नेट अगर मैग्नेटिक मोमेंटम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा जीरो।
तो ऐसे यहाँ पे हमने लिखा है कि नो एटॉमिक डायपोल मोमेंट इन डायमैग्नेटाइज्ड मटेरियल, यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन एटॉमिक डायपोल, तो हमने यहाँ पे कौन-सा कंसीडर किया था? सिर्फ इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया था कि उसके हिसाब से वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो वो कैसे होता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की हम पेयर लेते हैं। तो जो लास्ट लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन लेंगे, वो एक अप साइड स्पिन होगी, दूसरी डाउन साइड। तो उस हिसाब से वो 0 हो जाता है। तो ऐसे हम कंसीडर पूरा एटम भी करेंगे, तो तभी उसकी नेट जो डायपोल मोमेंट होगी, वो तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो डायपोल मोमेंट होगी, नेट डायपोल मोमेंट, तो वो तो 0 हो जाएगी। ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। फिर हम लेते हैं काई जीटा, जो हमने ससेप्टिबिलिटी में और मटेरियल के लिए, तो यहाँ पे वो नेगेटिव होती है। तो उसका रीज़न क्या होता है? लेते हैं वो m/h, तो उसकी वैल्यू वेरी स्मॉल होती है और यहाँ पे हमें पता ही है कि वो 0 हो रहा है और जो इंडेक्शन है वो नेगेटिव साइड पे हो रहा है। तो उस हिसाब से जो इसकी वैल्यू आएगी बहुत कम आएगी और लेस आएगी। इसलिए वो क्या होगा? नेगेटिव। फिर यहाँ पे जो म्यू इंडिकेट कर रहा है वो क्या है? परमिएबिलिटी। तो वो लेस देन होगी क्योंकि म्यू क्या है? 1 प्लस काई। तो अगर हम वो अगर वो काई माइनस है तो एक 1 में से अगर माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा हमें, तो वो म्यू क्या मिलेगा? लेस ही मिलेगा, 1 से लेस ही मिलेगा। तो डायमैग्नेटिक में जो परमिएबिलिटी होती है वो क्या होती है? 1 से लेस देन होती है। ओके? और यहाँ पे जो वीकली रिपेयर लिखा है, तो हमें ये तो पता चल गया कि अगर एब्सेंस पे भी लेंगे, तो दोनों पेयर इलेक्ट्रॉन है और हाफ स्पिन है, तो उस हिसाब से उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो 0 होगा। लेकिन अभी हम जो मटेरियल ले रहे हैं, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तब उसका बिहेवियर चेंज होगा। मतलब उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट तो है, जो स्टार्टिंग में उसके इलेक्ट्रॉन के कारण है। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन हम एक-एक शेल ले रहे हैं क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़, उसमें क्या इफ़ेक्ट आएगी, जब उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो ऑब्वियस वस्तु, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल पे इफ़ेक्ट करेगी। और हमने पहले ही देखा था, अगर वो इफ़ेक्ट करेगी तो जो मैग्नेटिक मोमेंट पे जो फ़ोर्स लगेगा, वो कौन-सी साइड होगी। तो यहाँ भी हम वो इंडिकेट कर सकते हैं लूप लेके और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लेके। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन पे देखेंगे, तो सेंटर में न्यूक्लियस होगा और आजू-बाजू जो ऑर्बिटल मोशन में इलेक्ट्रॉन मोशन करता होगा। क्लियर है? तो जब भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे, तो यहाँ पे 2 फ़ोर्स लगेंगे। एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स, वो कहाँ पे लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स किसे कहा जाता है? और दूसरा होगा मैग्नेटिक फ़ोर्स, वो किधर लगेगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स किसे कहा जाता है अगर हम जनरल देखें, तो फिजिक्स की भाषा में कोई एक ऑब्जेक्ट है वो सेंटर रेस्ट पे है और जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है तो वो सेंटर पे जो रेस्ट पे पोजीशन पे है और जो मूव कर रहा है पार्टिकल उसमें जो अट्रैक्शन लगता है, जो फोर्स लगता है, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और जो मैग्नेटिक फोर्स कौन-सा है? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो दोनों अगर हम क्लॉकवाइज़ इलेक्ट्रॉन चार्ज पे लेंगे तो वो दोनों कैसे होंगे? जो सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस बीच में है तो वो इनर साइड ही होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर है, तो वो फोर्स कौन-सा लगेगा? राइट हैंड थंब के रूल, वो भी इनर साइड ही लगेगा, मतलब दोनों ही इनर साइड। तो जो हमारा टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा? Fe प्लस Fm, मतलब Fe है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और Fm वो मैग्नेटिक फोर्स है। अभी सिमिलर हम हाफ स्पिन लेते हैं जो है एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन चार्ज के लिए, तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अंदर ही रहेगा क्योंकि वो न्यूक्लियस के और पार्टिकल के अट्रैक्शन का है। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण है, वो कहाँ पे हो जाएगा? वो मैग्नेटिक मोमेंट रिवर्स साइड हो जाएगी, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अपर साइड हो जाएगी। तो अभी मैग्नेटिक फोर्स अपर साइड हो जाएगी और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनर साइड। तो इस जो एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेंगे हम? F इज इक्वल टू Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो निगेटिव है, तो वो माइनस Fm। तो अभी हमारा नेट फोर्स क्या बचेगा? F इज इक्वल टू Fe। तो यहाँ पे कंज्यूम क्या होगा? ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो Fm और उसका माइनस Fm, तो वो कैंसल आउट हो जाता है। तो यहाँ ऐसे ही अगर हम पूरा एटम भी ले लेते हैं, तब भी डायपोल मोमेंट तो क्या होगी उसकी? 0 ही होगी क्योंकि दोनों, एक पॉजिटिव चार्ज पे जाएगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज पे जाएगा। तो इसी तरीके से
मैग्नेटिक मोमेंट तो 0 हो जाएगी, लेकिन अगर हम देखें कि इसमें चेंजेस होगा एम प्लस डेल्टा एम जितना चेंजेस हो रहा है। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज पे लेंगे, तो उससे वेलोसिटी जो चार्ज की है, करंट के कारण जो इलेक्ट्रॉन चार्ज की वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगा। अगर वो वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, उसके हिसाब से उसके जो मोमेंटम है उसमें भी चेंजेस होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी बढ़ेगा। तो जो अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट में चेंज कौन-सा होगा? एम प्लस डेल्टा एम जितना चेंज होगा, वो बढ़ेगा। लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज़ लेंगे तो उसमें तो नेगेटिव है, तो उसमें उतना घटेगा, एम माइनस डेल्टा एम। अगर हम उसके नेट लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, तो वो कितना हो जाएगा? एम प्लस डेल्टा एम, और नेट लेंगे तो माइनस एम माइनस डेल्टा एम। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितना नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा मटेरियल का? 2 डेल्टा एम। अभी जो हमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिला 2 डेल्टा एम, वो किस तरफ बिहेव करेगा? जहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिखाई गई है। तो ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ पे होगी? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्लॉकवाइज़ में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगी। तो जो हमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी मिल रही है, वो भी उसी डायरेक्शन में होगी, और वो जो मैग्नेटिक मोमेंट है, वो मैग्नेटिक फील्ड से अपोज़ में आएगी। तो एक सिंपल सी है कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई मटेरियल पे, तो मटेरियल में जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का रिपेल करेगा, उससे ऑपोज़ करेगा। तो इसी कारण वहाँ पे वीकली रिपल्शन हो रहा है। और इससे हम सिंपल भाषा में कहें, तो जो ये लास्ट में नेट मोमेंटम मिलता है, मैग्नेटिक मोमेंटम, उसे हम इंड्यूस मोमेंटम भी कहते हैं, वो छोटे-छोटे होते हैं। वो अगर हम ग्राफ के बेस पे मटेरियल के बेस पे दिखाने जाएँ, तो वो छोटे-छोटे इंड्यूस होता है मैग्नेटिक मोमेंट। वो रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसी कारण यहाँ पे डायमैग्नेटिज़्म में वीकली रिपेल्ड होता है, और उसके एग्ज़ाम्पल कौन से हैं? कॉपर है, बिस्मथ है, जिंक है, लेड है, ईटीसी। सेम पैरामैग्नेटिक में, लेकिन पैरामैग्नेटिक में क्या होता है? थोड़ी-सी मैग्नेटिक मोमेंट पहले पहले से होती है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मोमेंट में मटेरियल में जो भी हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो वो अनपेयर्ड हो गया, मतलब वो और आउटर ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो उसके हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट पहले से एग्जिस्ट करती होगी, एक-एक इलेक्ट्रॉन की। अभी उसे हम जब मैग्नेटिक मोमेंट में मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तब क्या होगा? ऑलरेडी वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट तो है ही वो, जो भी अंदर है। जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो वो एक सिंपल सी कोई अगर हम मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहले क्या होती है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट अंदर है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर जाएँगे, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जाएगी। अगर नहीं है, तो पहले केस में था वैसा होगा कि भाई उसमें फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से वो फ़ोर्स लगता है और सब। अगर नहीं है, तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो वहीं पे होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगी। और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन वो रैंडमली है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रही है, वो अलाइन होना चाहेगी, जिसके कारण वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ-साथ रहेगी, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उसमें पेनिट्रेट हो सकता है, और वो मैग्नेटिक बिहेवियर बताएगा। इसी के कारण जो हम ससेप्टिबिलिटीज़ है, वो पॉज़िटिव आ जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो डायपोल है, वो बहुत कम है, और इसी के कारण जो पॉज़िटिव तो वो हमें रिज़ल्ट मिल जाता है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो। मैग्नेटाइज़ेशन M/H काय वाला। लेकिन वो वैल्यू स्मॉल आती है। स्मॉल आने का रीज़न यही है कि यहाँ पे डायपोल मोमेंट है, वो बहुत स्मॉल स्ट्रेंथ में होती है। इसी के कारण जो काय वो पॉजिटिव मिलेगा और थोड़ा स्मॉल मिलेगा। अभी म्यू ग्रेटर देन 1 उसका रीज़न तो सिंपल पता ही है, म्यू इज़ इक्वल टू 1 प्लस काय। अगर काय पॉजिटिव है, तो वो तो ग्रेटर देन 1 ही होगा। सेम फेरोमैग्नेटिक में भी वही होगा, लेकिन फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे, और वो भी एक डोमेन क्रिएट करेगी पूरे मटेरियल में। वो डोमेन कैसे होगी कि एक छोटा-सा हम डोमेन ले रहे थे, तो उसमें जो-जो मैग्नेटिक मोमेंट है, वो अलाइन ही होगी एक डायरेक्शन में। दूसरा डोमेन लेते हैं, तो दूसरी डायरेक्शन में 2-3 मैग्नेटिक मोमेंट है, वो अलाइन होगी। ऐसे पूरा डोमेन से वो पूरा मटेरियल हम देखते हैं, तो पूरे डोमेन में ये डायरेक्शन होगी, लेकिन वो सेपरेट-सेपरेट रैंडमली होगी, 2-3 के छोड़ के।
जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो सारी मैग्नेटिक मोमेंट डोमेन है, वो अलाइन हो जाएँगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और इसी के कारण अभी अलाइन तो हो ही गए, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी। इसी के कारण जो काय की वैल्यू है वो पॉजिटिव मिलेगी, लेकिन ज़्यादा वो पेनिट्रेट होगा तो उसकी जो वैल्यू है वो हाई मिलेगी। अगर पॉजिटिव है और वो हाई मिल रही है तो म्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 1, वही एक्सीडली मिलेगा, जो परमिएबिलिटी है। और वहाँ पे हमने सिंपली दिखाया भी है कि स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा, क्योंकि बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट पहले से ही डायरेक्शन में है, अलाइन करे हुए। और उसके एग्ज़ाम्पल कौन से हैं? Fe, CO, Fe3O4 और एक्सेट्रा। तो ये तीनों टाइप है मटेरियल की। सब लास्ट, और जो मैंने आपको बताया कि भाई अलाइन कैसे करते हैं, तो ये फिगर देखते हैं तो फर्स्ट जो फिगर है, वो डॉट से डिराइव किया गया है। तो वो डायमैग्नेटिज़्म है, कि वहाँ पे तो डायपोल मोमेंट है ही नहीं, क्योंकि एक स्पिन अप है और एक स्पिन डाउन है, तो वहाँ पे तो 0 हो जा रहा है। लेकिन जो सेकंड वाली जो मैंने दिखाई है, तो उसमें क्या है कि एक है डायरेक्शन में अलाइन है, दूसरी उससे ऑपोजिट है। तो ये रैंडमली उसमें डायपोल मोमेंट है, लेकिन बहुत कम है। अगर हम फेरोमैग्नेटिक वो थर्ड वाला है, तो उसमें डायपोल मोमेंट ऑलरेडी है और उससे डोमेन क्रिएट करेंगे, तो फिर भी वो डोमेन क्रिएट करेंगे ना, तो फिर भी वो एक ही डायरेक्शन में होगी, दूसरे-दूसरे डोमेन से, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो उसके साथ अलाइन हो जाएँगे। सर नाउ पीडीएफ।